नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ही कि जो रूस यूक्रेन युद्ध है या गाज़ा युद्ध है वो सब अब एक हो चुका है और इसका सबसे बड़ा अड्डा साबित करने का अमेरिका का न्यूयॉर्क साबित हो रहा है, जहां पे ट्रंप ने 2 ऐसे बवाली बयान दिए हैं जिससे साबित हो रहा है कि पुतिन जो हैं वो अब हर हालत में नेटो से युद्ध करने को मजबूर रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप के जिगरी यार या उनके दोस्त कहें इजराइल और नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा संकट उनके सामने साफ दिखाई दे रहा है और हालात ये हो गए हैं कि जो अमेरिका है वो एक ऐसे युद्ध का अड्डा बनता चला जा रहा है, हेडक्वार्टर बनता चला जा रहा है, जहां ये साबित होने जा रहा है कि दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगी मजबूरी में। और उसके सबसे बड़े जो कारण बनेंगे वो बनेंगे ट्रंप। भले ही नोबेल पुरस्कार का कहते हैं ना ख्वाब देख रहे हो, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये शांति का शायद पुरस्कार मिलने लायक कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि अब जो नए समीकरण आए हैं उसको पहले आप अच्छे तरीके से समझ लिए ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप का वो सबसे लेटेस्ट बयान जो न्यूयॉर्क में दिया है और उन्होंने बोला है कि पुतिन का रूस एक कागजी शेर है जो यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है और जो युद्ध सिर्फ 7 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए था, पुतिन का रूस उसको 3.5 साल से लगातार करता चला आ रहा है। इससे ये साबित होता है कि जो रशिया है वो यूक्रेन के सामने कमज़ोर पड़ रहा है, ये ट्रंप ने बोला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली है कि मैं चाहता हूं कि नेटो जो है वो अब रूस के जेट को मारना शुरू कर दे अगर वो उनके इलाके में आते हैं। जो नेटो देशों के ऊपर से जैसे पोलैंड, रोमानिया और लातविया के ऊपर से जिस तरीके से ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलें गुजरी हैं या वहाँ से गए हैं, तो उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में अब नेटो जो है वो अटैक करना शुरू कर दे। यानी कि ट्रंप ने एक तरीके से नेटो के 32 देशों को इशारा किया है कि अब वक्त आ गया है कि हम रूस के ऊपर अटैक करें। इस खबर को हम बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से समझाएंगे। दूसरा मोर्चा जो है वो है सबसे बड़ा गाज़ा में जो फिलिस्तीनी हैं 20 से 22 लाख, वो किस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कैसे उनके ऊपर भयंकर तरीके से अटैक इजराइल की तरफ से हो रहे हैं और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 4 यूरोपियन देश को मिला दें, अगर 4 देशों को लेटेस्ट मिला दें तो अब तक 150 से ज़्यादा जो देश हैं फिलिस्तीन को वो एक देश की मान्यता दे चुके हैं, जो हकीकत में इजराइल और नेतन्याहू के मुँह पर एक तमाचा है। और मज़े की बात यह है कि 193 जो कहते हैं ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 193 सदस्य हैं, उसमें से 75% जो देश हैं वो फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दे रहे हैं या दे चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ये जो सबसे लेटेस्ट देश हैं, इन्होंने तहलका मचा के रख दिया है और ट्रंप को दो टूक समझा दिया है कि भले ही हम आपका पुतिन के मोर्चे पर आपका साथ देंगे, लेकिन नेतन्याहू के मोर्चे पर हम आपका साथ नहीं देंगे, इजराइल का हम साथ नहीं देंगे फिलिस्तीन के मोर्चे पर। इसके पीछे की क्या वजह है वो भी मैं आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रंप ने अचानक ऐसा क्यों बोला 2 हफ्ते के अंदर कि भाई जो रशिया है वो बहुत ही कमज़ोर है और यूक्रेन अपनी ज़मीन बड़े आसानी से छीन सकता है। और उन्होंने ट्रंप ने बोला है जेलेंस्की को कि आपका यूक्रेन बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है, आप एक काम करिए, ये बहुत अच्छा मौका है, रशिया बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसके यहाँ आर्थिक संकट आ चुका है, उनकी सेनाएं बिखरी हुई हैं, इस वक्त आप उसके ऊपर अटैक करिए और आप अपनी ज़मीनों को हासिल करिए। ट्रंप ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हो सकता है कि यूक्रेन अपनी ज़मीन को भी हासिल करेगा और रशिया की ज़मीन पर भी कब्जा करेगा। यानी कि उनका कहना जो था वो क्राइमिया से जुड़ा हुआ मामला लग रहा था कि क्राइमिया पे जो 2014 से रशिया का कब्जा है उसको भी जो रूस है, वो जो यूक्रेन है, वो छुड़ा सकता है। तो ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ इतना बड़ा बयान क्यों दिया है? 15 अगस्त को जो ट्रंप थे वो जेलेंस्की को बोल रहे थे कि भाई देखिए, आप अपने से 15 से 20 गुना ताकतवर देश से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको उसकी बातें माननी पड़ेंगी, आपको अपने 4 बड़े इलाके जो हैं वो रशिया को सौंपने पड़ेंगे, आपको अपनी ज़मीन सौंपनी पड़ेगी, तभी युद्ध विराम होगा। और अभी लगभग 1 ही महीना हुआ है और ट्रंप का जो बयान है वो पूरी तरीके से ऐसा आया है जैसे रशिया कोई छोटा मोटा चूहा टाइप का कोई देश हो जिसको कोई भी आके मार मूर के चला जाएगा। ट्रंप ने कुछ इस तरीके से उसका एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ पुतिन को वो बुरी तरीके से लताड़ रहे हैं, रशिया को बुरी तरीके से कमज़ोर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो नेतन्याहू और इजराइल जो फिलिस्तीन में या जो गाज़ा में जो चल रहा है उसके ऊपर वो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। आप हैरान रह जाएंगे। जो कहते हैं ना यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें सिर्फ एक अमेरिका ऐसा मात्र इकलौता देश बचा है जिसने फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता के रूप में नहीं दी है, जबकि 4 जो 5 में से जो 4 देश हैं
वो सब मान्यता दे चुके हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1988 में ही 1998 में ही चीन और रशिया फ़िलिस्तीन को एक देश की मान्यता दे चुके थे। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि अमेरिका इतना अंधा कैसे हो सकता है, एक तरफ पुतिन के खिलाफ इतना बड़ा जोर शोर से युद्ध नया शुरू करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर आंख मूंद कर बैठा है। तो इसीलिए यहाँ जो एक कैप्शन आया है कि यूक्रेन गाजा दोनों हाथ से गए, पुतिन और मुस्लिम देशों की जीत तय। ये एक लाइन ऐसी है जो एक कहते हैं ना, इस युद्ध का कहते हैं ना, रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध का एक तरीके से निचोड़ निकल कर आने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके की खेमाबंदी और समीकरण बन रहे हैं वो इस लाइन पे एकदम परफेक्ट बैठने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि पुतिन के खिलाफ नेटो तो पहले से तैयार बैठा था, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो पोलैंड, लातविया, ऐसे जो देश थे वो शुरू से ही कह रहे हैं कि हम रशिया को नहीं छोड़ेंगे। अब ट्रंप ने पहली बार इतना खुलकर नेटो के पक्ष वाला बयान दिया है, जिसको सुनकर जेलेंस्की बहुत गदगद हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने आज बयान दिया है ये वास्तव में यूक्रेन के लिए और यूरोप के लिए एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि अब जेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि रशिया जो है वो खुलकर इस युद्ध में उतरेगा। अब जो एनालाइज करने वाले वॉर एक्सपर्ट हैं वो दो तरीके से कर रहे हैं, एक ट्रंप का बयान और दूसरा इस अहम मौके पर इतने कम वक्त के अंदर जो 24-25 घंटे के अंदर जो बयान दिए गए हैं उसकी रणनीतिक वैल्यूज़ क्या है और किस आधार पर ट्रंप ने इतना बड़ा बयान दे दिया है कि रशिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो लड़ ही नहीं पाएगा, वो यूक्रेन को हरा ही नहीं पाएगा और यूक्रेन आसानी से अपनी ज़मीन भी उससे हटा लेगा। मैं आपको बताता हूं यहां पर कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6, उसके चीफ हैं रिचर्ड मूर। उन्होंने करीब 4 या 5 दिन पहले एक बयान दिया और उन्होंने दावा किया कि पुतिन जो है वो किसी भी कीमत पर जंग को नहीं रोकने वाले हैं, चाहे ट्रंप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे नेटो कितनी कोशिश कर ले, चाहे यूक्रेन अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर ले। ट्रंप जो है वो हर हालत में ट्रंप जो है वो पुतिन को उनको लड़ना ही पड़ेगा। ये जो खुफिया रिपोर्ट्स थी वो ट्रंप के पास आ रही थी। ट्रंप लगातार ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि रशिया ने अचानक रोमानिया के अंदर हमला करने की कोशिश की, अपने मिग 31 विमानों को लातविया में भेज दिया, रोमानिया के ऊपर से मिसाइलें चली गईं। वहीं पोलैंड की तरफ जो था वो 21 आत्मघाती ड्रोन गिरे आके। उसका क्या मतलब है? जब उन्होंने पूरी खुफिया रिपोर्ट को एनालाइज करवाया तो उनका कहना है कि इस समय जो रशिया की रणनीति है वो बहुत डामाडोल है और जो एक सैन्य ताकत के रूप में जो रशिया दिखाई दे रहा था वो उतना इफेक्टिव नहीं है। ये इस आधार पर, ऐसा विशेषज्ञों का कहना, इस आधार पर ट्रंप ने अपनी भाषा बदल दी है। अब पुतिन उनके लिए खिलौना बन के रह गए हैं। जो पहले खूंखार पुतिन बोला करते थे वो उनके लिए अब खिलौना हो गया है, इसीलिए ट्रंप अब इस तरीके का बयान देने लगे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेंटागन के पास एक रिपोर्ट आई है कि अगर हमें रशिया से लंबा युद्ध करना पड़ेगा या बड़ा युद्ध करना पड़ेगा तो रशिया जमीनी युद्ध नहीं करेगा, वो सीधे सीधे न्यूक्लियर वॉर की तरफ जल्दी से आएगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता है अगर हम पारंपरिक तरीके से मिसाइल, टैंक, तोप और सैनिक लेकर अगर हम लड़ाई करेंगे तो रशिया उसमें पिछड़ने लगेगा। क्योंकि अगर नेटो की अगर टोटल संख्या देखी जाए सेना की वो करीब 34 लाख है। अगर उसके लड़ाकू विमान हर तरीके के जोड़ लिए जाए, उसमें हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, परिवहन विमान जो सब जोड़ लोगे वो ही करीब 20 से 22 हज़ार हैं। तो ऐसे में रशिया के लिए इतने बड़े कहते हैं ना सैन्य संसाधन के खिलाफ मोर्चे खोलना कोई आसान नहीं है, जहां पर 1000 कई ऐसे बॉर्डर्स हैं जो 1000 किलोमीटर से भी लंबे हैं। और जब पोलैंड जैसा देश जो बिल्कुल सटे हुए हैं, बेलारूस के अंदर भी अटैक कर सकता है, यूक्रेन की तरफ से मदद भी कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में रशिया के लिए ये बहुत भारी पड़ेगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पुतिन को एक बहुत बड़ा मार्जिन मिल रहा है। वो मार्जिन मिल रहा है उनको गाजा में और फिलिस्तीन के मुद्दे पर। फिलिस्तीन का एक ऐसा मुद्दा है जिसने यूरोपीय देशों को मजबूर किया कि भाई आप इसको एक देश की मान्यता दें। और जो गाजा के अंदर भयंकर नरसंहार चल रहा है, जिसमें अब तक 65,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग घायल हैं, और दावा किया जाता है कि करीब 8 से 10 लाख लोग जो हैं वो गाजा सिटी छोड़ने को मजबूर हुए हैं, जिसमें से कंफर्म जो संख्या आई है वो करीब 4.5 से 5 लाख जो हैं वो विस्थापित हो चुके हैं, गाजा सिटी को छोड़ के दक्षिण के इलाके में बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अरब वर्ल्ड ने 2 तरीके के मोर्चे खोले। एक, अरब वर्ल्ड ने क्या किया, इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन उन्होंने रशिया के खिलाफ मोर्चा वैसा नहीं खोला जैसा खोलना चाहिए था। इधर नेटो ने क्या कर रखा था कि नेटो जो देश है जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी और बेल्जियम, पुर्तगाल, इस तरीके के जो देश थे, उन्होंने क्या किया कि रशिया के ऊपर तो पूरा अच्छे तरीके से दबाव बना रखा था, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन पे चुपचाप बैठे थे। और इसका असर ये हो रहा था कि जिस तरीके से इटली में फिलिस्तीन के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ इसी तरीके की स्थिति फ्रांस और ब्रिटेन में बन रही थी। तो इनको लगा कि अगर हमने इस मौके पर
फिलिस्तीनियों के समर्थन में कुछ नहीं बोला तो हमको सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि हमारे देश में भी इटली जैसे प्रदर्शन होने लगेंगे, या जो मुस्लिम आबादी है वो हमारे देश में रहनुमा जो कहते हैं लीडर्स के खिलाफ चली जाएगी, चुनाव में उसका नुकसान होगा। तो ब्रिटेन ने भी इसको अच्छे से महसूस कर लिया था, फ्रांस ने भी कर लिया था, और पुर्तगाल तो आप जानते ही वो शुरू से उनके समर्थन में रहा है। तो और ऑस्ट्रेलिया में खूब प्रदर्शन हो रहे हैं फिलिस्तीनों के समर्थन में। तो इसीलिए ये 3 जो मुख्य देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता देकर एक क्या किया, अपने देश को सिक्योर किया कि फिलिस्तीन के जो हिंसक प्रदर्शन है उनके समर्थकों के, वो कहीं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में ना होने लगे। तो उन्होंने एक रणनीतिक तौर पर बोल दिया कि ठीक है, हम आपको मान्यता देते हैं। अब समझ में बहुत से लोग समझेंगे कि भाई देश की मान्यता दे दी तो बल्ले बल्ले हो गई फिलिस्तीन की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, फिलिस्तीन को देश की जो मान्यता दी है और देश बनाने में एक बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। वो कब होगा उसका किसी को कुछ नहीं पता है। बस फिलिस्तीन को इतना मिलेगा कि वो यूएन में आएगा, वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में शामिल हो सकता है, अपनी बात को रख सकता है, लेकिन देश के रूप में उसको कोई उसका निशान, उसका कोई चीज़ें फाइनल अभी नहीं होंगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये सब ट्रम्प के इशारे पर हो रहा है कि तुम सबसे पहले एक काम ये करो कि गाज़ा में फिलिस्तीनों का समर्थन करो। तो उससे क्या होगा कि यूरोप के अंदर जो मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी जो हो चुकी है वो जो है वो ट्रम्प पुतिन के खिलाफ आ जाएगी, और पुतिन के खिलाफ नहीं आएगी तो कम से कम मौन रहेगी। वो कहेगा भाई ठीक है, हमारे देश ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने या ब्रिटेन ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है, इसलिए अगर पुतिन से उनकी लड़ाई हो रही तो वो अपना निपटें जाके। एक परसेप्शन बन सकता है, एक ये इसके अंदर समीकरण था। दूसरा इंपॉर्टेंट ये था कि ट्रम्प के सामने आखिर ऐसी क्या चुनौती है कि वो 5 में से, मैंने बोला ना कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 मेंबर हैं, 5 में से 4 लोगों ने फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी है, सिर्फ एक अमेरिका को छोड़कर। अब अमेरिका जो था वो इसको देना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि अगर मैंने इसको मान्यता दी, फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी, तो इजराइल उसके हाथ से निकल जाएगा और पूरा जो अरब वर्ल्ड है उसका वो मोर्चा जो इजराइल पे टिका हुआ वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। रूस और चीन, मैं आपको पहले ही बता दूं, 1988 में ही फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 में से जो 4 मेंबर थे वो फिलिस्तीन के समर्थन में चले गए और सिर्फ अमेरिका बचा। अब अमेरिका में ट्रम्प ने क्या कहा, ट्रम्प ने सोचा कि अगर इस वक्त मैं अरब वर्ल्ड को अपने हाथ में ले लूँगा तो उससे क्या होगा कि मैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनको समझा दूंगा कि भाई देखो, इस मुद्दे को ज़्यादा तूल मत दो, जिसने जो जैसा किया वो उसको कर लेने दो। अभी तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ऐसे देशों को मिला के लगभग अब तक 150 देश जो हैं वो फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दे चुके हैं। तो यहाँ पर जो दबाव था मुस्लिम देशों का वो बहुत अच्छे से काम आ रहा है, खासतौर से कतर का, खासतौर से सऊदी अरब का, तुर्की का। ये वो देश हैं जिन्होंने ट्रम्प के ऊपर और नेतन्याहू पर दबाव बनाया है कि आपको हर हालत में गाजा का समाधान निकालना पड़ेगा, अगर आप नहीं निकालोगे तो पूरा अरब वर्ल्ड आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ होगा क्या, सवाल आता है कि अगर मान लो समर्थन 150 देशों ने दे दिया तो अब होगा क्या। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अब पुतिन क्या करेंगे, जब ट्रम्प खुल्लम खुल्ला उनको कागजी शेर बोलने लगे हैं और रूस की सेना को बचकानी या खिलौने वाली सेना बोलने लगे हैं, उसके पीछे के 2 या 3 तर्क बताए जा रहे हैं। कि पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये वक्त निकाला गया था मीटिंग्स का, ये एक छलावा था। चाहे वो 15 अगस्त को पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हुई हो, चाहे 18 अगस्त को वॉशिंगटन के अंदर यूरोपीय नेताओं की ट्रम्प के साथ मीटिंग हुई हो, चाहे पेरिस के अंदर, बेल्जियम के अंदर यूरोपीय देशों की मीटिंग हुई हो, चाहे जो कहते हैं यूरोपियन यूनियन की जो उर्सुला वॉन डार हैं, जो अध्यक्ष हैं, चाहे उनके साथ मीटिंग हुई हो, ये रशिया को ये दिखाने के लिए भ्रमित किया जा रहा था कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं और हम आपके दबाव में आ रहे हैं। तो पुतिन को ये एहसास कराया गया कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, आपके पास आपकी परमाणु शक्ति ज़बरदस्त है, आपके पास सेना बहुत है, आप लंबे वक्त से युद्ध कर रहे हो, आप जीत रहे हो, इसलिए हम आपकी बात मानेंगे, आपको 5 में से 4 इलाके भी आपको देंगे। ये जो सारा परसेप्शन क्रिएट किया गया, एक कहते हैं ना दृश्यम क्रिएट किया गया, ये यूरोप ने, अमेरिका ने एक गहरी साजिश के तहत किया ताकि पुतिन को ये एहसास हो जाए कि इस युद्ध को ये सब लोग ख़त्म करना चाहते हैं, लंबा युद्ध लड़ने की इनकी कोई औकात नहीं है, और रशिया भी इसी भुलावे में रहे, उसके जनरल्स, उसके कमांडर बहुत बड़ी तैयारी ना कर पाएं। अब ट्रम्प को जैसे ही ये खुफिया रिपोर्टें मिली कि साहब रशिया जो ज़मीन पर है वो उतना ताकतवर नहीं है जैसा क्लेम किया जाता है, सिर्फ उसके पास एक परमाणु बम की धमकी है, तो उससे निपटने की भी तैयारियां हो चुकी होंगी, ऐसा एनालिसिस या विशेषज्ञ कह रहे हैं। और इसी आधार पर डंके की चोट पर यह दावा किया जा रहा है कि ट्रम्प ने इसी के आधार पर इतने बड़े बयान आज रशिया के खिलाफ बोल दिए। अब सवाल उठता है कि क्या पुतिन इतने कच्चे खिलाड़ी की कोई दृश्यम क्रिएट करेगा और उस दृश्यम के क्या कहते हैं ना, उसमें ट्रैप में फंस जाएगा? ऐसा असंभव है। रशिया ने, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IL-76 से इस्कंदर मिसाइलें ईरान पहले ही पहुंचा दी हैं।
तुर्की से भी उसने अपनी बातचीत ठीक ठाक कर रखी है। यूरोप में कम से कम हंगरी एक ऐसा नेटो देश है जो पुतिन की खुल्लम खुल्ला मदद करने को तैयार है। चीन उसका एक ऐसा शांत बॉम्ब बैठा हुआ है, उसके उसके कहते हैं ना हाथ में है, मोहरा है, जो कभी भी फटेगा तो वो पुतिन की मजबूरी में उसके पक्ष में जाएगा। अब ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम यूरोप को पूरा इस तरीके से कर दें कि वो मजबूर हो जाए कि भाई पुतिन के खिलाफ यूरोप पूरा खड़ा हो जाए। इसीलिए उन्होंने पहले टैरिफ वॉर चलाया। अब उन्होंने नेटो और यूरोपियन कंट्रीज से बोला है कि जो भी यूरोपियन देश इस समय रशिया से तेल या गैस खरीद रहे हैं वो तत्काल पूरी तरीके से इसको ज़ीरो कर दें। अगर ज़ीरो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पूरा यूरोप और नेटो देश जो हैं वो रशिया के खिलाफ माने जाएंगे और वो खेमा भी ट्रंप का मजबूत हो जाएगा। तो ट्रंप जो है वो एक एक चीज़ को फूक फूक कर देख रहे हैं कि कहाँ मुझे एज मिल रहा है और कहाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये आता है कि ये जो हमने अभी सारे पॉइंट बताए हैं, और रिचर्ड मूर जो MI6 के चीफ हैं, उन्होंने पहले बोल दिया कि पुतिन तो रोकने ही वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास दो ही चांस बचते हैं कि हम किस तरीके से पुतिन इसको हैंडल करेंगे। अभी की जो सबसे लेटेस्ट खबर ये है कि 8 अरब देशों ने मिलकर ट्रंप से ये बोला है कि आप फिलिस्तीन के मुद्दे पर कुछ समझाइए, अगर इजराइल ने इसको युद्ध को बढ़ाया तो आप पुतिन का मोर्चा हार जाओगे। ये हम आपको यकीन से बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपने मुस्लिम वर्ल्ड को भी अपनी तरफ नहीं किया और यूरोप में बसे हुए मुस्लिमों को भी अपनी तरफ नहीं किया तो आप रशिया को नहीं हरा पाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूँ, रशिया के अंदर 1994 तक जो आबादी थी, जो मस्जिदों की संख्या थी वो लगभग 1,23,000 थी। आज वहाँ ये समझ लीजिए 8 लाख के करीब 7.5 लाख से ज़्यादा मस्जिदें रशिया के अंदर बन चुकी हैं और पुतिन उनका खुलकर समर्थन करते हैं। वहाँ की मुस्लिम आबादी भी बहुत अच्छे से है। तो मुस्लिम वर्ल्ड में पुतिन की इमेज को डेंट करने के लिए ये जो कार्ड है ये खेला गया है। इसी के आधार पर ये तय किया जा रहा है कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए या यूरोप में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो फिलिस्तीन का मुद्दा जो है वो पुतिन को युद्ध में हराने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। भले ही ट्रंप ऊपर से कुछ बोलें, वो समर्थन ना कर रहे हैं फिलिस्तीन का, लेकिन वो चाह रहे थे कि यूरोपियन देशों को कुछ इस तरीके से मौका दे दो कि वो अपनी मुस्लिम आबादी को कंट्रोल कर लें। उसमें वो सफल हो रहे हैं। जहाँ जहाँ समर्थन नहीं मिला है वहाँ दंगे हो रहे हैं, जिसमें इटली है। इटली जो है वो फिलिस्तीन को मान्यता देने को तैयार नहीं हुआ तो मेलोनी के खिलाफ वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी शुरू हो चुकी है। ये हर जगह खबर में आ गया है। अब मैं आपको बता दूँ कि आने वाले 24 से 48 घंटे या कहें 72 घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रशिया ऐसी स्थिति में अपने जो वेपन्स हैं उनका खुलकर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि रशिया ने अभी कुछ ही करीब 4 या 5 घंटे पहले पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 10 नए इलाकों पे बहुत तेज हमले किए हैं। और ये साबित करता है कि जो पुतिन है वो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं जहां या तो रूस रहेगा या फिर कोई नहीं रहेगा। ये स्थिति है, क्योंकि पहले वो बोल चुके हैं रशिया और सर्गेई लावरोव कि हमारे पास डेड हैंड हमारे पास एक बॉम्ब है। यानी कि आपको पता ही है डेड हैंड का मतलब क्या होता है कि रशिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे वक्त में एक्टिव हो जाएंगे जब उस सिस्टम को पता चलेगा कि रशिया में कोई लीडरशिप नहीं बची है। तो ऐसी में जो डेड हैंड है या जो बोलते हैं ना कि टिक टिक करने वाली उसकी घड़ी है, वो कब ब्लास्ट करेगी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए आप इंतज़ार करिए और मैं आपको इस खबर को और भी तफसील से बताऊंगा कि ट्रंप ने इतने बड़े बयान और रूस को कागजी शेर क्यों बोला है, फिलिस्तीन के समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं और यूरोप को क्यों ऐसा अचानक ज़रूरत पड़ी कि इतने अहम मौके पर फिलिस्तीन इतना बड़ा मौका मिल गया कि लगभग 10 यूरोपियन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता अब तक दे चुके हैं और वो भी सिर्फ 45 से 48 घंटे के अंदर। तो अब मैं आपको आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर ये लेटेस्ट रिपोर्ट जरूर बताऊंगा कि ट्रंप का जो वॉर प्लान था उसको जेलेंस्की लेकर इतने ज़्यादा गदगद क्यों है और ये युद्ध कितना भयानक होने वाला है।